हाँ चलिए, तो हम लोग जो है आज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें पूरी तरह से जो है ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी देंगे। आवाज जा रहा है? बढ़िया आवाज सुनाई दे रहा है सब लोग, है ना? तो फोकस हम लोग को जो है ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चंस के लिए जो एग्जाम अभी होने वाला है, कौन सा? बिहार इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि सिलेबस हम लोग जो है ड्राइवर का भी कवर करेंगे, डीएमआरसी वाला भी कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस किसका है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो रहता है वो थोड़ा सा लेवल वाला अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो इसमें कुछ सेलेक्टिव सिलेबस है, जिसमें हमारा एक सिलेबस है ट्रांसफार्मर बाइंडिंग। हालांकि ट्रांसफार्मर बाइंडिंग बहुत छोटा टॉपिक है, क्या है? बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो है बाइंडिंग है सिलेबस में, लेकिन हम लोगों को पूरा ट्रांसफार्मर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पूरा ट्रांसफार्मर पढ़ना पड़ेगा। हम लोग जो है बेसिक से बढ़िया से पूरा ट्रांसफार्मर क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है ना? हालांकि इसमें इमेज में आपको नजर आ रहा होगा ट्रांसफार्मर। ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर, है ना? हिंदी में इसको जो है परिणामित्र बोलते हैं, परिणामित्र। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन जो है आपका परिणामित्र से ही संबंधित रहेगा, या ट्रांसफार्मर भी रहेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो अल्टरनेटिव करंट पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा पे कार्य करता है, एसी पे कार्य करता है, ये डीसी पे कार्य नहीं करता। बेसिक से सवाल आपका ये क्या कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति, एक डिवाइस है, लेकिन इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है। इसमें सारा भाग, सारा पार्ट क्या होता है? स्थिर होता है, स्टैटिक से। इसीलिए इसको हम लोग जो है स्टैटिक डिवाइस भी बोलते हैं, स्टैटिक डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो एसी करंट पर एक सर्किट से दूसरे सर्किट, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, पावर को भेजता है, लेकिन पावर में कमी और बेसी नहीं होता है। लेकिन ये जो है वोल्टेज को या करंट को कम या अधिक करके देता है। इस हिसाब से ही हम लोग जो है ट्रांसफार्मर का नामकरण कर देते हैं। कभी बोल देते हैं कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, इसका मतलब ये हमारा कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज दे रहा है, या स्टेप डाउन बोलते हैं, इसका मतलब ये हमारा जो है ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज दे रहा है, या अगर स्टेप अप बोलते हैं तो कम वोल्टेज को ज्यादा करके दे देता है। ठीक है, इसीलिए हालांकि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करेंगे, कई प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, लेकिन वोल्टेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन होगा। हमें चार बात की यहाँ पर ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि ये आपका ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में अगर हम पहले बता दिए हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता है? उसका रीजन हम बताएंगे। रीजन हम बताएंगे। अगर हमारे पास वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को हम लोग ई से लिखेंगे। ठीक है, अगर हमने ट्रांसफार्मर में वोल्टेज दिया या ट्रांसफार्मर में हमने जो है करंट दिया, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को या करंट को ये चाहे अधिक करके देगा और चाहे कम करके देगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज परिवर्तित करके देगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। ये मत सोचिएगा कि एसी से डीसी करेगा, नहीं, चाहे ये
अधिक करेगा, चाहे ये कम करके देगा, है ना। हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा इस वोल्टेज को क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना। चाहे हमारे से पहले ये आपका प्राइमरी है, मान लेते हैं देने वाले को प्राइमरी, और ये मान लेते हैं क्या है, सेकेंडरी है। ये आपका प्राइमरी है और ये मान लेते हैं क्या है, सेकेंडरी है। तो हमारा ये करंट हो, है ना, वोल्टेज हो या करंट हो, इसको क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना। चेंज का मतलब कम या ज्यादा करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, ये देगा। लेकिन करंट या वोल्टेज के अलावा अगर हम ट्रांसफार्मर में पावर को, विद्युत शक्ति थे, ठीक है, ट्रांसफार्मर में करंट या वोल्टेज के अलावा अगर हम पावर के फॉर्म में बात करें, या हम इसको जो है आवृत्ति के बारे में बात करें, फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो ट्रांसफार्मर हमारा जो है विद्युत शक्ति का, पावर का और फ्रीक्वेंसी का कोई परिवर्तन नहीं करता, है ना। जितना हमारा पावर और विद्युत शक्ति अगर इसको फ्रीक्वेंसी जो दे रहे हैं, ये क्या करेगा, वही हमारा, है ना, देगा। जब तक कि पावर में और फ्रीक्वेंसी में क्या करेगा, नो चेंज है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर ये बोलते हैं कि हमारा जो है ये ट्रांसफार्मर 100 वाट का पावर हम दे रहे हैं, 100 वाट का पावर दे रहे हैं, लेकिन आपके आउटपुट में ट्रांसफार्मर में 100 वाट नहीं मिलेगा, तो फिर आप कहोगे कि सर अभी आपने बोला है कि ट्रांसफार्मर पावर में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि जितना हमने पावर दिया है उतना पावर नहीं देगा। तो देखिए, पावर आपको कम मिलेगा, वजह यह है कि ट्रांसफार्मर कुछ जो है क्षति कर देता है, लॉस कर देता है। तो एग्जांपल्स में अगर हम समझाएं कि यहाँ पर आपका जो है 100 वाट का पावर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप आउटपुट में 90 वाट ही मिल रहा है, आप कहोगे 10 वाट तो कम कर दिया, तो लेकिन ये 10 वाट जो है लॉस में व्यक्त कर सकते हैं, लॉस। इसलिए याद रखना है, ये कम और बेसी नहीं किया, ये दूसरे चीज में परिवर्तित कर दिया, दूसरे चीज को चेंज कर दिया। इसीलिए हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी और विद्युत शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन हमारा करंट और वोल्टेज में क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, है ना। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक चीज है। ऐसे देखा जाए तो याद रखना है, ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से होता है, ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से होता है, मतलब इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें ये बताता है कि प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें ये बताता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग। बीच में जो लाइन जो बता रहा है ये बोलता है कोड। हम सारी बातों को ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी किताब में या किसी जगह पे ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से भी व्यक्त किया जाता है, मतलब ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर एक वैद्युतिक और एस्थेटिक रुका युक्ति है, डिवाइस है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो घूमता है ना। सारा पार्ट क्या है, स्थिर रहता है, और ये एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। अगर हम डीसी देंगे तो ये वाइंडिंग को जला देगा, तो वाइंडिंग इसका क्या होगा, जल जाएगा। हम उसके डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये डीसी पे काम नहीं करता है, खाली एसी पर काम क्यों करता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, है ना, सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो देखिए, विद्युत से चलने वाला बहुत सारा मशीन है, विद्युत से चलने वाला बहुत सारा मशीन है। जैसे अगर हम बात करें एसी मोटर, ये भी हमारा विद्युत से ही चलता है। अगर हम बात करें अल्टरनेटर, ठीक है, ये भी हमारा मशीन है। अगर हम बात करें डीसी मोटर, है ना, और चाहे हम बात करें डीसी जनरेटर, या हम लास्ट में बात करें ट्रांसफार्मर, ये सारा मशीन, इसके अलावा सिंक्रोनस मोटर भी है, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, इसे मेंशन करते हैं, एसी मोटर, ये सारा मशीन, ये सारा मशीन जो है विद्युत पे काम करता है, मतलब करंट को देता है या करंट को लेता है
है ना। जैसे अल्टरनेटर की बात करें तो ये करंट देता है ना, या हम डीसी जनरेटर की बात करें तो ये करंट देता है, जबकि हम मोटर की बात करें या ट्रांसफार्मर की बात करें तो हम इसको करंट क्या करते हैं, देते हैं। ये सारा मशीन क्या है, विद्युत पे काम करता है। क्या करता है, विद्युत पे काम करता है, विद्युत धारा पे काम करता है ना। तो हम कहेंगे कि ये सारा मशीन जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, किसका नियम दिया, किसका नियम दिया है, किसने दिया है, इस पे वो काम करता है। याद रखना है, विद्युत में जितने भी मशीन है वो सारा नियम या सारा सिद्धांत माइकल फैराडे का दिया, और सब एक ही सिद्धांत होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, वो हम समझाएंगे। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। जैसे अंग्रेजी में अगर इसको बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारा हमारा जो मशीन है ना, सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये वैज्ञानिक, इसका नाम है माइकल फैराडे, उसने दिया। लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसके लिए हम लोग जो है ऐसे बोल सकते हैं, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। हिंदी में अगर बोले तो विद्युत चुंबकीय अन्योन भी बोल सकते हैं, सा भी बोल सकते हैं, परस्पर भी बोल सकते हैं, है ना। और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रेरण। मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, या ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय सह प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, या परस्पर प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। हालांकि हमारा यहाँ तक जो कॉमन चल रहा था ये, और ये कॉमन है, लेकिन ट्रांसफार्मर के लिए ये हो गया। इससे क्वेश्चन बहुत बार जनरेट किया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अब हम ये समझाएंगे कि सर और जो मशीन था जिसमें आपने नाम लिखा था, अल्टरनेटर था, जनरेटर था, मोटर था, है ना, तो सारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, ये आपने बताया। जबकि हमारा ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन, या हम कह सकते हैं अन्योन प्रेरण या सह प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो सह प्रेरण है क्या? देखिए, सारा सिद्धांत हमने कहा एक ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। अगर हम आपको सह प्रेरण के बारे में समझाएं तो सुनिएगा। पहले तो ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में दो सर्किट होता है, दो परिपथ होता है, या हम कहेंगे दो वाइंडिंग होता है, और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करता है। दोनों वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध अनंत होता है, दोनों वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध अनंत होता है। एक बात ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि जितना बात हम बताएंगे सारे से एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा होगा। जो भी बात हम बताएंगे नोट करने की जरूरत नहीं है, सारा बात को ध्यान रखना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। नींद जब आए तो बताइएगा, ठीक है। हमने ये बताया कि हमारा जो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ये और जो हमारा मशीन है वो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। प्रेरण हम लोग सब में लगा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या लगा दिया है, अन्योन लगा दिया है या सह लगा दिया है। आप ये समझिएगा कि और जो मशीन है, जैसे हमने मोटर या अल्टरनेटर बात किया, तो उसमें क्या होता है, एक ही सर्किट होता है, एक ही परिपथ होता है, एक ही वाइंडिंग होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक पार्ट में दो वाइंडिंग होता है। इसमें हमारा जो है प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, लेकिन और सब मशीन में हमारा जो है एक ही वाइंडिंग होता है। तो एक ही वाइंडिंग की वजह से हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो वाइंडिंग होता है, वो दोनों वाइंडिंग की बात करेंगे।
हम नॉर्मली समझाना चाहते हैं कि माइकल फैराडे कैसे इसको एक्सप्लेन किए। हम लोग को ये भी जानना होगा या जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई भी कंडक्टिंग कॉइल है, क्या है, कंडक्टिंग कॉइल है, और अगर इस कंडक्टिंग कॉइल पे अगर हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करें, अल्टरनेटिंग करंट दे, तो क्या करता है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड स्थापित कर देता है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देता है, स्थापित कर देता है। वैसे हम लोग एकदम हर हाल में यही है कि जब भी हम किसी कॉइल में या सीधा तार भी रहे और अगर हम इसमें करंट दें तो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देगा, चुंबक का प्रभाव स्थापित कर देगा कॉइल के चारों तरफ, कॉइल के चारों तरफ। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के वजह से इसके चारों तरफ है ना, जो भी इसके हमारा बगल में अगर में कोई भी कॉइल अगर है या चालक पदार्थ है, उसमें क्या करेगा, ईएमएफ पैदा होगा। ये याद रखिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि अगर कोई कॉइल लेते हैं, जैसे हमने ये कॉइल लिया, अगर हम कोई कॉइल लेते हैं और इस कॉइल में अगर हमने धारा दिया तो पहला काम क्या करेगा, इसके चारों तरफ चुंबक का प्रभाव स्थापित हो जाएगा, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बोलिए, चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। इस चुंबकीय प्रभाव के कारण इस कॉइल में या इसके बगल में अगर और कोई भी कॉइल है उसमें क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ईएमएफ हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और इस ईएमएफ के प्रभाव को, इस ईएमएफ का प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, है ना, या प्रेरण बोलते हैं। इस ईएमएफ के प्रभाव को क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं या प्रेरण बोलते हैं। तो सुनिएगा, एक चीज और हम बता रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर का ये हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। ये आपका क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, हम सप्लाई दिए, तो ये तो कॉइल है, तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार ये कॉइल क्या करेगा, है ना, ये कॉइल क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। हमने ये भी तो बात बोला है कि अगर कोई बगल में कॉइल है तो उसमें भी ईएमएफ पैदा होगा, पैदा होगा कि नहीं। तो सुनिए ध्यान से, अगर जिस कॉइल में धारा दे रहे हैं उसी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो रहा है, उसी में हो रहा है, तो उसको हम लोग जो है स्वार प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्वार प्रेरण, है ना। और अगर कोई बगल में हो रहा है, इसी बगल में कॉइल है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सह प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर सह प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं। क्लियर। अगर हालांकि एक और एक एक्सेप्शन वाला ट्रांसफार्मर बनना है, इसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। उसमें एक ही वाइंडिंग होगा, कितना वाइंडिंग होगा, उसमें एक ही वाइंडिंग होगा। तो उसमें हम लोग जो है कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन जो नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर है वो क्या, सह प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा होगा। क्लियर। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं, है ना, नेक्स्ट, कितने तरह के ट्रांसफार्मर होता है, कितने तरह के ट्रांसफार्मर होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, सारा ट्रांसफार्मर का काम वही है, सारे ट्रांसफार्मर का काम वही है, क्या कि हमारा वोल्टेज को कम या बेसी या करंट को क्या करेगा, कम या बेसी करेगा, यही काम करता है। जबकि पावर में और आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं करता है ना। वोल्टेज में, करंट में कम बेसी करेगा, पावर में, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन या कम बेसी नहीं करेगा।
चाहे हम जिस हिसाब से ट्रांसफार्मर को बनाए, बड़ा बनाए, छोटा बनाए, है ना, या बहुत बड़ा बनाए, जिस तरीके से बनाए, सारे ट्रांसफार्मर का काम वही रहेगा, क्या एसी पे काम करेगा और वोल्टेज को घटा के देगा, चाहे वोल्टेज के बढ़ा के देगा, यही काम करेगा। लेकिन है ना, हमारा इसी हिसाब से ट्रांसफार्मर जो है कई तरीके के, कई हिसाब से ट्रांसफार्मर का प्रकार में बढ़ गया। क्लियर? तो हम सारे ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग बांटते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि कितने तरह के ट्रांसफार्मर सॉरी कितने तरह के ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, कि ट्रांसफार्मर हमारा किस किस हिसाब से बटा हुआ है। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर का या पैरामीटर का वर्गीकरण। क्लियर? ट्रांसफार्मर का या पैरामीटर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमारा है ट्रांसफार्मर के, है ना, ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज के आधार, ट्रांसफार्मर, है ना, इसके आउटपुट वोल्टेज के आधार कितने तरह के होता है। तो ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज के आधार पर दो तरह के होता है। एक हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, हिंदी में याद रखिएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर या प्रणाली। दूसरा होता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये आसान है। जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज लेकर उच्च वोल्टेज देता है, अगर आप परिभाषा समझिएगा तो बोलिएगा कि जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज लेकर उच्च वोल्टेज देता है उसको हम लोग जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज लेकर निम्न वोल्टेज देता है उसको हम लोग जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं स्टेप अप के बारे में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिएगा, अगर हम इसका फिगर बनाए तो क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट संख्या ज्यादा है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट संख्या या टर्न वाइंडिंग ज्यादा है। और एक गलती बता रहे, क्या बताना था, स्टेप अप ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जिस ट्रांसफार्मर, ऐसे भी देख सकते हो कि जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का लपेट संख्या ज्यादा है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग का लपेट संख्या कम है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग का लपेट संख्या ज्यादा है। जैसे एग्जांपल में हम वाइंडिंग को ए से लिखते हैं, और अगर ये प्राइमरी है तो पी से लिख दिया, तो प्राइमरी वाइंडिंग का लपेट संख्या हो गया, और ये हमारा जो है कम है किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसे हो गया। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग का लपेट संख्या कम है, सेकेंडरी वाइंडिंग का लपेट संख्या ज्यादा है। और हम यहाँ पर कहें कि सर हम वोल्टेज दे रहे हैं या करंट दे रहे हैं, ये प्राइमरी करंट हो गया, अगर यहाँ से करंट ले रहे हैं तो क्या हो गया, सेकेंडरी करंट हो गया, है ना। अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज को ई से लिखेंगे तो ये प्राइमरी वोल्टेज हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी करंट। तो सबसे पहले हमारा स्टेप अप में याद रखना ये रिलेशन डीएमआरसी में इससे पूछा हुआ क्या, कि हमारा जो है किसी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग कम है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग से, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। तो याद रखिएगा स्टेप अप, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा, जब सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा है तो हमारा जो है प्राइमरी वोल्टेज से सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। ये रिलेशन याद रखिएगा, रिलेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी इससे वैल्यू आता, न्यूमेरिकल भी आता है। ये भी याद रखना है कि जब हमारा वोल्टेज हमारा जो है प्राइमरी वाला कम है, सेकेंडरी वाला ज्यादा है, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, करंट है। तो प्राइमरी करंट ज्यादा हो जाएगा,
सेकेंडरी करंट से। ठीक है, प्राइमरी करंट ज्यादा हो जाएगा सेकेंडरी करंट से। तो तीन चीज बताया। पहले तो ध्यान रखना है स्टेप अप, जो निम्न वोल्टेज को लेकर, है ना, निम्न वोल्टेज को लेकर उच्च वोल्टेज प्रदान करता है, वह ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। उस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग का लपेट संख्या ज्यादा होगा, है ना, प्राइमरी वाइंडिंग का लपेट संख्या कम होगा। ठीक है, ये रिलेशन भी बता दिया है कि प्राइमरी वाइंडिंग कम है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा है। ये तो हो गया। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि ये ट्रांसफार्मर हम लोग घरेलू चीजों के लिए यूज नहीं करते। ये ज्यादातर हमारा जो है पावर प्लांट पर या पावर ग्रिड पे या इंडस्ट्री वगैरह में इसका हम यूज करते हैं। कि अगर हमारा पावर प्लांट पर कोई मशीन लगा हुआ है करंट पैदा करने वाला या वोल्टेज पैदा करने वाला, एग्जांपल्स में अल्टरनेटर, उसमें से 11,000 वोल्टेज पैदा हो रहा है, एग्जांपल मान रहे हैं 11,000 वोल्टेज पैदा हो रहा है, तो उस 11,000 वोल्टेज को 1,32,000 कहिए, चाहे 66,000 कहिए, चाहे 33,000 वोल्टेज कहिए, कन्वर्ट करके देना है, बढ़ा करके देना है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हम लोग के प्रयोग करेंगे? तो यही प्रयोग करेंगे। ये मोस्टली ज्यादातर क्या होता है, 3 फेज में होता है। ज्यादातर क्या होता है, 3 फेज में होता है। सिंगल फेज में इसका उम्मीद कम होता है, संभावनाएं कम होती है, लेकिन ये 3 फेज में ज्यादा होता है। ये ध्यान में रखना। क्लियर? क्लियर? उसी तरीके से अगर हम इस ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल पोर्शन में जाए तो हमारा न्यूमेरिकल जो है NS बटा NP, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, IP बटा IS, या हम बाइंडिंग ऑफ वोल्टेज के हिसाब से लेके चले तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे NS बटा NP, है ना, बराबर होता है ES बटा EP। ठीक है, ये रिलेशन से हम लोग इसका बाइंडिंग दिया रहे वोल्टेज निकाल देंगे, या वोल्टेज दिया रहेगा क्या निकाल देंगे, करंट निकाल देंगे। ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो है स्टेप अप। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप रहा तो 3 फेज में रहेगा। 3 फेज में रहेगा तो 3 फेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन हमारा जो है 2 तरह से होता है, एक होता है डेल्टा में और एक होता है अपका स्टार में। ये ट्रांसफार्मर हमारा डेल्टा स्टार में कनेक्शन किया जाएगा, मतलब प्राइमरी में डेल्टा, सेकेंडरी में स्टार, या सेकेंडरी में डेल्टा, प्राइमरी में स्टार, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सुनिएगा ध्यान, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, हिंदी में हम बता दिए हैं अप चायक ट्रांसफार्मर। अब चायक ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, ज्यादा वोल्टेज को, है ना, कम वोल्टेज में बदलता है। जैसे हम लोग घर के बाहर, मोहल्ले के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 11,000 वोल्टेज आता है, और वो क्या कर देता है, 440 कहिए और चाहे हम 220 वोल्टेज कहिए, 440 कहिए या 220 वोल्टेज, हम लोग घर पे न्यूट्रल के साथ जो वोल्टेज आता है उसका रीजन भी है कि 220 वोल्ट है। लेकिन अगर हम वहीं पे ट्रांसफार्मर के बगल में ही फेज से अगर हम करंट ले लें या वोल्टेज ले लें तो हमारा 440 वोल्टेज। तो देखिए 11,000 वोल्टेज को 440 या 220 में बदलता है। तो हमने क्या देखा कि अधिक वोल्टेज ले करके उच्च वोल्टेज ले करके कम वोल्टेज प्रदान करता है, उच्च वोल्टेज ले करके निम्न वोल्टेज प्रदान करता है। तो यह ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये हर जगह यूज करते हैं, खास करके घरेलू उपकरणों में भी, है ना, और हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जो ट्रांसफार्मर होता है जिसको वितरण बोलते हैं, पावर ट्रांसफार्मर के रूप में, ठीक है, सिंगल फेज में और 3 फेज, कई तरह के ट्रांसफार्मर हमारा इसमें होता है। तो इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, कम होता है। इसका रिलेशन इस तरीके से बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, है ना, क्या प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, ज्यादा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है,
सेकेंडरी बाइंडिंग से ज्यादा होता है, जबकि हमारा प्राइमरी में बाइंडिंग ज्यादा है तो हमारा प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगा सेकेंडरी वोल्टेज से। जब हम करंट की बात करेंगे तो हमारा प्राइमरी करंट ज्यादा होगा सेकेंडरी। हाँ, वोल्टेज हमारा प्राइमरी में ज्यादा है, करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी करंट कम हो, लेकिन ये याद रखना है प्राइमरी पावर जब बराबर होगा सेकेंडरी पावर से, या आवृत्ति बराबर होगा सेकेंडरी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इस वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग जो है घरेलू चीजों के लिए या जहां पर स्टेप डाउन की आवश्यकता पड़ता है उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। और इसमें हमारा सिंगल फेज में भी आता है और थ्री फेज में भी आता है, सिंगल फेज में भी आता है और थ्री फेज में भी आता है। इसको हम लोग जो है पावर ट्रांसफार्मर के रूप में यूज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में यूज करते हैं। स्टेप डाउन जो हाई वोल्टेज या उच्च वोल्टेज को लेकर के निम्न वोल्टेज प्रदान करता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगला हमारा ट्रांसफार्मर है कोर के संरचना के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, कोर कंस्ट्रक्शन, कोर के संरचना। आपको पता है कि अगर हम ये ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर होता है, इसको हिंदी में कोरोड भी बोलते हैं, है ना। ऐसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोर। कोर क्या होता है पहले उसको हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन कोर के आधार पर हमारा ट्रांसफार्मर का कुछ क्लासिफाई किया है, बंटवारा किया है। तो ये मान लेते हैं कि ये कोर, और इस कोर में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग स्थापित करते हैं। हमने इससे पहले अभी डिस्कशन किया है कि प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में अनंत प्रतिरोध होता है। ये दिमाग में रखना, इसे क्वेश्चन जनरेट किया गया है, ठीक है, है ना। अब पहले हम बात करते हैं कोर के बारे में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने अभी बताया कि ट्रांसफार्मर जो है अलग अलग हिसाब से बंटवारा हुआ है, लेकिन सारे ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। तो बेसिकली ये है कि ट्रांसफार्मर में मेन चीज जो होता है वो कोर है और बाइंडिंग। अब मेन जो काम करता है बाइंडिंग है। तो याद, बाइंडिंग हम कहाँ पे स्थापित करेंगे, किसी चीज में लपेटेंगे, कहीं हवा में तो नहीं लपेटेंगे ना, या कोई प्लास्टिक का चीज रख देते उसी में लपेट देते हैं, या कोई लकड़ी का चीज रख देते उसमें लपेट देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कोर हमारा चालक पदार्थ भी होना अनिवार्य है, कोर हमारा चालक पदार्थ भी होना अनिवार्य है, क्योंकि कोर से हम क्या करते हैं, चुंबक, कोर हमारा क्या करता है, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना जरूरी है। क्योंकि हम जब ट्रांसफार्मर के बेसिक पढ़ा रहे थे तो हमने बताया कि ये ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरक, तो मतलब ट्रांसफार्मर में विद्युत चुंबक का होना जरूरी है। तो हम कोर के लिए वैसे पदार्थ यूज करेंगे जो चुंबक बनाए, जो चुंबक बनाए। इसमें डायरेक्ट हम चुंबक नहीं रख सकते, हमें वैसा पदार्थ यूज करना है जो चुंबक बनाए। तो वैसे पदार्थ में चालक भी हो और चुंबक भी हो। तो चालक में कहेंगे कि सर एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, ठीक है, और भी पदार्थ है, लेकिन चालक के साथ साथ क्या बने, चुंबक भी बने। तो चुंबक बनने के लिए हमारे पास कौन सा है, लोहा। अब लोहा भी हमारा कई तरह के होता है, जिसमें आप पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात होता है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि सर लोहा सब यूज कर सकते हैं, तो नहीं, हम लोग वैसे लोहा प्रयोग करेंगे जो नर्म हो, शुद्ध हो, नर्म हो, शुद्ध हो, क्योंकि नर्म लोहा अच्छा चुंबक बनता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर चुंबक पे आधारित है। जितना अच्छा चुंबक बनेगा उतना ही अच्छा ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, काम करेगा। तो ट्रांसफार्मर के लिए अच्छा चुंबक होना जरूरी है, और अच्छा चुंबक वह लोहा बनता है जो नर्म होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में नर्म लोहा दे तो आप अच्छे से ऑप्शन लगा दीजिएगा
कि हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहा से बनाते हैं, लेकिन नर्म लोहा शुद्ध होने की वजह से, है ना, मुलायम होने की वजह से थोड़ा सा महंगा मिलता है। उतना महंगा नहीं मिलता जितना चांदी और सोना मिलता है, लेकिन महंगा मिलता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा लोहा यूज होते हैं और इस तरीके से। तो हम लोग वैसे लोहा का प्रयोग करते हैं जो ज्यादा महंगा भी नहीं हो और अच्छा भी हो। तो देखिए, लोहा हमारा कार्बन के आधार पर 3 भाग में बटा है। एक को हम लोग बोलते हैं कास्ट, है ना, कास्ट आयरन, जिसको हम लोग हिंदी में ढलवा लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा बोलते हैं। और एक हमारा क्या है? इस्पात है, और दूसरा क्या है? पिटवा लोहा। ये वाला पिटवा लोहा शुद्ध लोहा माना जाता है, शुद्ध लोहा होता है ना, यही नर्म लोहा होता है। लेकिन पिटवा लोहा शुद्ध होने की वजह से इसको हम ज्यादा प्रयोग नहीं करते, तो हम क्या यूज करते हैं? इस्पात यूज करते हैं। इस्पात भी हमारा कई प्रकार का होता है, इस्पात भी कई प्रकार का होता है ना। इसमें हमारा ग्रेड क्वालिटी इस्पात होता है, वही इस्पात को हम यूज करते हैं। तो अगर नर्म लोहा आपके ऑप्शन में नहीं रहे, इस्पात रहे, इस्पात भी लगा सकते हैं। लेकिन इस्पात में हमारा एक और मिला हुआ सिलिकॉन मिला रहेगा। अगर सिलिकॉन इस्पात को स्टील बोलते हैं, तो हमारा जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का होता है। मतलब कि 2% से लेकर के 3% तक हम लोग सिलिकॉन को मिला देते हैं, बाकी हम लोग क्या रखते हैं? इस्पात रखते हैं। तो ट्रांसफार्मर का कोर उच्च ऑप्शन में मिलेगा, आपका रहेगा क्वेश्चन, उच्च सिलिकॉन स्टील बोलिए, चाहे सिलिकॉन स्टील भी हो सकता है, या हमारा सिलिकॉन स्टील नहीं रहेगा तो अलॉय भी हो सकता है। तो देखना है ध्यान से, ऑप्शन अगर सिलिकॉन स्टील भी है, अलॉय भी है, स्टील भी है और नर्म लोहा, तो पहला तो आप नर्म लोहा भी लगाइएगा। अगर नर्म लोहा नहीं रहता है तो आप सिलिकॉन स्टील लगाइएगा। सिलिकॉन स्टील भी नहीं रहता है तो अलॉय भी लगा सकते हैं, अलॉय भी नहीं रहेगा तो आप स्टील लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जनरेट है। लेकिन नॉर्मली आप बोलिएगा कि ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। अब कहेंगे कि सर इसमें सिलिकॉन हम क्यों मिलाते हैं? जब हमारा नर्म लोहा या स्टील ही अच्छा है तो हम सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं? देखिए, ट्रांसफार्मर या कोई भी मशीन बनाते हैं तो हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दक्षता वाला ये मशीन तैयार हो। हम इसमें क्या करें? जैसे हमें अपनी बात करें, हम सोचते हैं कि हमारे मतलब हमसे हमारा जो स्टूडेंट है ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट है, तो हम अपने आप को क्या करते रहते हैं? अपडेट करते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं कि हमारा और ज्यादा रिजल्ट। उसी तरीके से कोई भी आदमी कोई काम करता है ज्यादा एफिशिएंसी की देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो। उसी ट्रांसफार्मर में अगर हम ये सोच रहे हैं कि क्या इसमें चेंजिंग करेंगे कि ट्रांसफार्मर ज्यादा दक्षता वाला है, तो अगर हम स्टील या ढलवा लोहा यूज करें तो इसमें एक प्रकार का क्षति उत्पन्न होता रहता है। कौन सा क्षति होता है? तो सैथिल क्षति, हिस्टेसिस लॉसेस। तो हम लोग हिस्टेसिस लॉसेस को थोड़ा सा कम करने के लिए, है ना, और इम्प्रूव करने के लिए सिलिकॉन हम मिला देते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन मिलाने का यही रीजन। ज्यादा भी नहीं मिला सकते, नहीं तो ये पता है कास्ट स्टील के काम करने लगेगा, क्योंकि हमारा इस आग में, है ना, हमारा कास्ट स्टील वाला गुण पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं भंगुरता। तो ज्यादा मिलाने से ये भंगुरता होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं मिला सकते, कम ही मिलाते हैं। तो हम लोग का क्या है कि हमारा ट्रांसफार्मर का कोर जो है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। एक बात और ध्यान रखना कि हमारा ये जो कोर बनता है, ये कोर ठोस लोहा का नहीं होना चाहिए। क्या? ठोस लोहा का, मतलब ठोस का। ये सिलिकॉन स्टील है तो ये ठोस लोहा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने क्या कर दिया कि एक रड ले लिया और रड में हमने क्या कर दिया, ऐसे तार लपेट दिया। ट्रांसफार्मर ऐसे ही नहीं होगा कि काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन इसमें एक प्रकार का और क्षति होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील का तो रहेगा, लेकिन इसको हम जो है पत्ती नुमा, पहले पत्ती तैयार करेंगे, पत्ती को तैयार करके और हम कोर तैयार करेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा जो है कोर जो है वो कागज को होना चाहिए, सिलिकॉन स्टील का होना चाहिए, है ना,
और ये हमारा सिलिकॉन कितना प्रतिशत होना चाहिए, 2% से 3% तक, बाकी हमारा स्टील होना चाहिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये आपका ठोस नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पत्ती नुमा होना चाहिए, है ना, पत्ती नुमा, कि मतलब ये पत्ती है, इस पत्ती को हम ऐसे अरेंज करके और स्टैंपिंग करके हम तैयार करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर पत्ती का कोई मोटाई तो होगा ना, ये भी याद रखना है कि इस पत्ती का मोटाई 0.35 से लेकर के 0.5 या 0.6, किसी बुक में 0.6 होगा, किसी बुक में 0.5 होगा, mm तक का मोटाई होना चाहिए। जितना ज्यादा पतला रखिएगा उतना ही अच्छा होगा, जितना अगर मोटा करिएगा उतना ही हमारा क्षति इसमें होने लगेगा। आप कहोगे कि सर हम ट्रांसफार्मर का कोर ठोस क्यों नहीं रख सकते, तो ठोस रखने से एक प्रकार का और क्षति पैदा होगा, उस क्षति का नाम है क्या, एडी करंट लॉसेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भंवर धारा क्षति। मतलब ट्रांसफार्मर में एक और क्षति पैदा होता है जिसको हम लोग एडी करंट या भंवर धारा क्या बोलते हैं, क्षति बोलते हैं। तो इस क्षति को कम करने के लिए जो कोर बनाते हैं वह कोर पत्ती नुमा होना चाहिए। पत्ती को हम अगर बना लिया तो पत्ती का भी शेप होता है ना, कि एल का भी हो सकता है, यू का भी हो सकता है, आई का भी हो सकता है, ई का भी हो सकता है, जे भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ये पत्ती का आकार है। जब एक पत्ती दूसरे पत्ती को ऐसे सरियाइएगा तो दोनों को पत्ती को आप क्या करिएगा, है ना, वार्निश लगाइएगा। क्या करिएगा, वार्निश लगाइएगा। वार्निश लगाने से क्या होगा कि आपका पत्ती वाइब्रेट नहीं करेगा। अब वाइब्रेट करने से ट्रांसफार्मर में आवाज आता है, जिसको हम लोग जो है भिनभिनाहट को बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं, हमिंग। क्या बोलेंगे, हमिंग। इसमें एक प्रकार का साउंड पैदा होता है ट्रांसफार्मर में, जिसको हम ठीक है, भिनाहट बोलते हैं, भिनभिनाहट बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमिंग बोलते हैं। तो हमिंग कब पैदा होता है, जब ट्रांसफार्मर का पत्ती सही से स्टार्टिंग नहीं किया हो, सही से टाइट पत्ती नहीं किया हो, है ना। पत्ती अगर टाइट हो जाएगा तो ये हमिंग वाला प्रॉब्लम नहीं पैदा होगा। क्लियर। और पत्ती को मतलब स्टैंपिंग करने से पहले हम पत्ती को दोनों साइड पर क्या करते हैं, वार्निश लगा देते हैं। तो ये पत्ती नुमा बनाना, वार्निश बनाना, ये सब ट्रांसफार्मर को अच्छे दक्षता के लिए करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो दक्षता क्या होगा, हमारा कम होने लगेगी, मतलब ट्रांसफार्मर में लॉसेस होगा। तो हम उस लॉसेस के बारे में भी बात कर लिया, उस आवाज जो निकलता है उसके बारे में भी बात कर लिया, और हमने बताया कि कोर किस पदार्थ का होता है, कैसा होना चाहिए, ये भी हम लोग क्या कर लिए, डिस्कशन कर लिए। कोर का आकार कैसा होना चाहिए, तो अल्फाबेट का ई आकार के, आई आकार के, यू आकार के, एल आकार के, जे आकार के और सी आकार के, ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर। क्लियर। सारे से क्वेश्चन पूछा हुआ, हम वैसे टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे जिससे क्वेश्चन क्या है, जनरेट किया हो। आप जाके कोई भी बुक उठा के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं मतलब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कोर के आधार पे, कि कितने प्रकार का ट्रांसफार्मर हमारा कोर के आधार पे होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर किसके आधार पे, कोर के आधार पे। तो इसमें 3 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक तो हम कोर प्रकार ही बोलते हैं, कोर अभी पढ़ाया है, कोर प्रकार। दूसरा हमारा है शेल प्रकार, है ना, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर। और तीसरा हमारा ट्रांसफार्मर है बेरी प्रकार। क्या है ना, बेरी प्रकार। अब इसको समझिएगा, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर कैसा होता है, शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर कैसा होता है, या बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर कैसा होता है। हमने पहले ट्रांसफार्मर का कोर पढ़ाया, अब हम कोर के आधार पे ट्रांसफार्मर को पढ़ा रहे हैं। तो
ट्रांसफार्मर कोर के आधार पे कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है। ये याद रखिएगा, कोर के आधार पे 3 तरह के। सबसे पहले ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं कोर, है ना, कोर प्रकार। देखिए, जो ट्रांसफार्मर यू और आई चाहे एल टू एल से हम स्टार्टिंग करके बनाते हैं, जो ट्रांसफार्मर यू शेप और आई शेप को मिला करके, चाहे एल शेप और एल शेप को मिला करके अगर हम वो कोर तैयार करते हैं तो वह ट्रांसफार्मर हमारा जो है क्या कहलाएगा? कोर टाइप में कहलाएगा। वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा? कोर टाइप में। वैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये स्टेप डाउन के केस में होता है, ये सिंगल फेज में भी होता है और 3 फेज में भी होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सर कोर प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होता है वह ट्रांसफार्मर किस आकार का कोर यूज होता है। तो बोलिएगा कि सर उसमें जो है यू आकार का यूज होता है, चाहे आई आकार का। यू लेकर के और आई लेके चलते हैं, चाहे एल को हम लोग ऐसे यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे? ऐसे यूज करेंगे, है ना। तो यू प्रकार का हो सकता है और एल प्रकार का हो सकता है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि सर ये वाला ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है? जो कोर प्रकार का होता है, यह सिंगल फेज में भी हो सकता है और 3 फेज में भी हो सकता है। ये हमारा जो है घरेलू करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी हम इसको जो भी ट्रांसफार्मर हमारा बनता है उसको में हम यूज कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि जब हमारा ट्रांसफार्मर बनता है तो कई बार पूछ लेता है कि बताइए सर कि अगर हम कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर बनता है तो इसमें कितना मैग्नेटिक परिपथ तैयार होता है? ये बहुत बार पूछा हुआ। तो हमने 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ाया है। एक बोल रहे हैं कोर प्रकार का, दूसरा हमारा जो है क्या है? शेल टाइप का, और तीसरा क्या है? बेरी टाइप का। तो याद रखना है कि इसमें चुंबकीय परिपथ 1 होता है, इसमें चुंबकीय परिपथ 2 होता है और इसमें हमारा क्या होता है? अनेक होता है। इसमें क्या होता है? अनेक होता है। हम थोड़ा सा इसका फिगर आपको दिखा दें, ठीक है, कि हमारा जो है कैसा होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है, पहले हम कोर के बारे में बात कर लेते हैं कि कोर ये सिंगल फेज में आ रहा है, ये सिंगल फेज में आ रहा है और ये क्या हो रहा है? 3 फेज में आ रहा है। बड़ा करते हैं, हट जाता है ना। और ये हमारा क्या है? शेल टाइप के। इस तरीके से हमारा जो है सिंगल फेज में कोर टाइप का होगा और क्या होगा? 3 फेज में, समझ गए। और ये हमारा क्या हो जाएगा? शेल टाइप। तो सेल टाइप में देखिएगा, इसमें ये ज्यादातर जो है आपका मैग्नेटिक, जिसको चुंबकीय फ्लक्स लिंकेज भी बोल सकते हैं या परिपथ बोलते हैं। तो कोर टाइप में सिंगल फेज में 1 बनेगा, ये भी कई बार सवाल पूछा हुआ है, और 3 फेज में आपका 2 बन सकता है। इसी तरीके से हमारा सिंगल फेज में इसका 2 बन रहा है, देखिए इधर से इधर और फिर ये वाला। अरे इधर से अगर हम घुमा के देखें तो ये हमारा है और इधर से, इसमें हमारा भी आपको 3 बन सकता है। तो इस तरीके से तो बेसिकली पूछा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोर में 1 प्रकार का, शेल में 2 प्रकार का, जबकि बेरी में अनेक प्रकार का। बेरी वाला भी दिखा देते हैं कि सर बेरी वाला कहाँ है। देखिए ये आपका जो फिगर है ये बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें कितना कोर लगा है ना, ये बेरी टाइप का होता है। इसमें भी हमारा जो है ये थोड़ा स्पेशल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्पेशल प्रकार का ट्रांसफार्मर।
ये जो कोर इसका बना हुआ देख रहे हैं ना, यहाँ पर बाइंडिंग और कितना कोर है, इधर भी आपका कोर है ना, चारों तरफ से कोर किया हुआ फ्रंट है। यूज हम लोग स्पेशल पर्पस में यूज करते हैं, इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है। लोग हम लोग ये स्टेप डाउन स्टेप अप के लिए नहीं होता है, ध्यान रखें, स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज होता है। तो हमारा जो है सेल टाइप और ना कोर टाइप, ये आपका क्या है, बेरी टाइप। क्लियर? इसमें हमारा कई कोर यूज होता है। उसमें क्या होता है ना, जो सेल टाइप का और जो कोर टाइप है, हमने कोर में बताया कि जो कोर होता है उसमें हमारा जो होता है उसमें एल और आई, चाहे जो सॉरी यू और आई यहाँ पे आते हैं। जैसे हम अगर बात करें किसको, अगर कोर प्रकार की बात करें, अगर हम इसको कोर की बात करें है ना, कोर की अगर बात करें तो इसमें हमारा एल ऐसे हो सकता है और फिर हम एल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे हमारा क्या हो सकता है, यू का हो सकता है और आई का हो सकता है, ये हमारा कोर प्रकार का हो। और अगर हम शेल की बात करें तो शेल में क्या हो सकता है, ई हो सकता है और आई, और नहीं तो हमारा दोनों तरफ से क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कोर प्रकार का, और ये क्या हो गया, शेल प्रकार का, है ना। इसका हमारा कोर का ये संरचना, ठीक है। तो हम लोग जो है कोर के आधार पर ये सारा ट्रांसफार्मर डिस्कशन हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले प्रकार। हाँ दोस्तों, हम क्या कह रहे थे कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है कोर के आधार पे, देखिए तो मेनली हमारा ट्रांसफार्मर में कोर इस तरह के होता है। 3 फेज का ये कोर दिखाया जा रहा है कि कैसे हम लोग कोर को अरेंज करके स्टैंपिंग करके, ये जो ट्रांसफार्मर हमारा जो है ये आपका कौन वाला जो बाहर में लगा होता है, इसको हम सेल टाइप कोर भी बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर ये नजर नहीं आता है, ट्रांसफार्मर के अंदर यही कोर ऐसे बना हुआ, नहीं लग रहा है कि पत्ती से बना हुआ मिल करके, है ना। इसको हम रॉड गोल कर देते हैं, पत्ती का उसी हिसाब से मोटाई या चौड़ाई के हिसाब से करते हैं, यही हमारा कोर है। इसी को हम लोग पटलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटलन बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में लैमिनेशन बोलते हैं। आप देखिए, पहले तो हम सारे पत्ती को, जैसे इसमें ज्यादा मात्रा में बहुत भारी हो जाता है, तो हम लास्ट में जो है ना इसको अरेंज करने के लिए हम बाहर से स्टील लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोल्टेड किया हुआ, नट बोल्ट से कस देते हैं, ये खुल जाएगा। ये सारा पार्ट अलग अलग हो सकता है। ये हमारा जो 3 फेज नहीं है, 11,000 से लेकर 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उस टाइप के लिए, या उससे भी बड़ा बड़ा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो कोर तो आपका दिमाग में रखे, कोर का 4-5 बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट कोर और बाइंडिंग है। तो कोर को आप नहीं जानिएगा तो ट्रांसफार्मर की दक्षता हो गया, क्षमता हो गया, एफिशिएंसी वगैरह कैसे समझिएगा, सब कोर पे ही आधारित है। और आप जो बाइंडिंग करते हो, है ना, आप जो बाइंडिंग करते हो वो किस पे किया जाता है, तो कोर पे ही किया जाता है। जैसे ये भी हमारा जो है क्या है, कोर ही है, देख रहे हैं ना, ये भी क्या है, कोर। इसमें हम लोग एक बार गौर से देखिएगा, इसमें हमारा बाइंडिंग का तार 2 तरह के हैं, हम इसको डिस्कशन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा ये भी कोर है, ये छोटा है, सिंगल फेज में आ रहा है, ये भी क्या है, एक प्रकार का कोर है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, है ना, फेज के आधार, क्या, फेज के आधार। नेक्स्ट लिखिएगा, है ना, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, है ना। फेज के आधार पर ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, 2 ही होता है, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर,
तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मोस्टली ज्यादातर हमारा क्या होता है, वो वोल्टेज को घटा के देता है, स्टेप डाउन में होता है। और हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, दोनों में होता है ना, स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी होता है। अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो इसमें हमारा एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। जैसे हम अगर मान के चलिए कि आपको ऐसे हम कोर बना दें, ये कोर है, ठीक है, और हमने क्या किया, इस कोर में ऐसे प्राइमरी बाइंडिंग कर दिया, इसमें हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिया, और ये हमने क्या कर दिया, सेकेंडरी बाइंडिंग कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या बन गया, सिंगल फेज में बन गया। तो कहेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सर कहाँ पर यूज करते हैं, तो घरेलू जितना भी उपकरण है, चाहे स्टेबलाइजर हो गया, टीवी रिसीवर हो गया, टीवी ट्रांसमीटर हो गया, है ना, घर का जितना भी सामान है, यहाँ तक कि आपके एलईडी बल्ब में यूज करते हैं, मोबाइल चार्जर में यूज करते हैं, ये सब हमारा क्या होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। इसमें हमारा कनेक्शन करने की कोई नहीं है। हाँ, लेकिन 3 फेज की जब बात होगी तो ये बहुत जगह बड़े बड़े जगह भी यूज करते हैं, छोटे छोटे जगह यूज करते हैं, इसमें कनेक्शन वगैरह भी। एक बात से ध्यान से सुनिएगा, आप कहिएगा कि सर हमारे पास जो है 3 गो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 3 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, क्या उसको हम 3 फेज बना सकते हैं, तो बोलिएगा नहीं। लेकिन अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसको हम 3 को सिंगल फेज बना सकते हैं। बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्या कि एक हमारे पास 3 फेज है, तो इसको हम 3 को सिंगल फेज, है ना, सिंगल फेज हम बना सकते हैं, 3 को सिंगल फेज बना सकते हैं। जैसे बाहर से हमारा लाइन आ रहा है, 3 फेज से आ रहा है, अब 3 को घर में गया है, तो भी सिंगल फेज चला रहा होगा, कोई मशीन या कोई चीज आप भी चला सकते हो। तो 3 फेज से 3 अलग अलग सिंगल फेज चला सकते हो या 3 सिंगल फेज बना सकते हो। लेकिन अगर 3 को सिंगल फेज है उसको आप 3 फेज क्या कर सकते हो, नहीं बना सकते। क्लियर। तो अगर हम लोग जो है 3 फेज की बात करें तो देखिए अभी 3 फेज का हमने फिगर दिखाया है, इस तरीके का हमारा होता है, याद रखना है। इसमें भी आपका जो है 2 प्राइमरी वाइंडिंग और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। लेकिन अगर टोटल हम वाइंडिंग का नंबर पूछे या वाइंडिंग का संख्या पूछे तो कितना होता है, 6 वाइंडिंग होता है। कैसे भाई, तो देखिए 3 को आपका प्राइमरी हुआ, 1 फेज, 2 फेज, और ये क्या होगा, 3 फेज। इसी तरीके से हमारा ये प्राइमरी का सेकेंडरी का 1 फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज, है ना। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर 3 फेज में 3 फेज का हुआ, इसमें 6 बाइंडिंग है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। लेकिन हम कहेंगे बाइंडिंग कितना होता है, तो 2 मतलब इसमें भी गलती हो गया है, इसमें हम कहेंगे कि 1 प्राइमरी बाइंडिंग है, ये प्राइमरी है दोस्तों। अब इसमें प्राइमरी का नंबर मांगेगा तो भले आप 3 बोल सकते हैं, और इसमें हमारा ये क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग। इसमें अगर बोलेगा कि कितना प्राइमरी बाइंडिंग है या कितना सेकेंडरी बाइंडिंग है तो 3 कह सकते हैं। लेकिन कहिएगा कि इसमें 2 बाइंडिंग यूज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर नंबर बोलेगा तो 3 प्राइमरी बाइंडिंग और 3 सेकेंडरी बाइंडिंग, है ना, क्योंकि इसमें फेज 1 फेज 2 फेज 3, फेज 1 फेज 2 और फेज 3, इसी तरीके से 3 फेज का होता है। ये हमारा अगर कहेंगे सर फेज के हिसाब में बताइए कि किस प्रकार का कोर यूज करते हैं, तो सिंगल फेज में कोर प्रकार का और सेल प्रकार का यूज होता है, कोर जो यूज होता है, जबकि 3 फेज में सेल प्रकार का और कोर प्रकार का यूज करते हैं, है ना, दोनों हम यूज कर सकते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी यूज करते हैं। ये पावर प्लांट जिसको हम विद्युत उत्पादन केंद्र बोलते हैं वहां भी यूज कर सकते हैं। इसको हम पावर ट्रांसफार्मर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। ये हमारा जो है 220 वोल्टेज को हम लोग जो है इसको 11,000 या 33,000 या 66,000 या 1,32,000 कन्वर्ट कर सकते हैं, या 1,32,000 को 440 में या 220 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये ट्रांसफार्मर में हमारा जो है ना कनेक्शन किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा बात समझिएगा,
सिंगल फेज में हमारा जो है जोड़ने और कनेक्शन करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं था, लेकिन थ्री फेज में अब हमें क्या होगा, जैसे कोई भी थ्री फेज मशीन हो, यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं या हमारा मोटर हो या जनरेटर हो, वहां पर जैसे ही थ्री फेज हो जाता है, तो थ्री फेज की बात सुनिएगा तो मेरे मतलब दिमाग में ये लाना है क्या, इसमें अब हमको कनेक्शन करना पड़ता है। तो थ्री फेज वाला मशीन होता है, उसमें क्या करना होता है, कनेक्शन करना पड़ेगा। तो हमारा ये अगर ट्रांसफार्मर थ्री फेज में है तो क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मेनली हमारा कनेक्शन जो होता है वो आपका दो तरह का होता है। एक कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन होता है। क्या होता है, स्टार कनेक्शन। और एक क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन में एक क्या होता है, अर्थ बिंदु होता है, ये याद रखना है, अर्थ बिंदु होता है ना। और इसमें तीन को फेज का तार होता है, तीन फेज वायर होता है। कितना होता है, तीन फेज वायर होता है। एक अर्थ बिंदु होता है और एक हमारा जो है थ्री फेज वायर होता है। लेकिन इसमें हमारा ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ हमारा जो है थ्री फेज वायर होता है। इसमें हमारा क्या होता है, अर्थिंग नहीं होता। तो बहुत बार इससे क्वेश्चन जनरेट किया होगा कि जब हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर रहे तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन है, क्योंकि जैसे ही आप ट्रांसफार्मर पढ़िएगा तो कनेक्शन को दिमाग में रखना है। जैसे आपके मोहल्ले के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वितरण ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें देखिएगा कि किस प्रकार का कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन। देखिए अगर हमारा मोटर हो, अगर हमारा जो है थ्री फेज मोटर हो या अल्टरनेटर हो, ठीक है, तो इसमें एक ही होता है, चाहे आपका स्टार कनेक्शन होगा और चाहे आपका डेल्टा कनेक्शन हो, दोनों कनेक्शन नहीं होता है। मोटर हो या अल्टरनेटर हो तो चाहे आपका स्टार कनेक्शन होगा या आपका डेल्टा कनेक्शन होगा, दोनों नहीं। लेकिन दोस्त अगर आपका जो है ट्रांसफार्मर रहे, अगर आपका ट्रांसफार्मर रहे तो आपको तो बताया था कि ट्रांसफार्मर में है ना तीन को प्राइमरी वाइंडिंग होता है ना, और तीन को सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तीन को प्राइमरी वाइंडिंग होता है और तीन को क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ भी थ्री फेज नजर आ रहा है और यहाँ भी आपका नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी कनेक्शन करेंगे डेल्टा में चाहे स्टार में, और यहाँ भी कनेक्शन करेंगे डेल्टा या स्टार में। तो हमारा जो है कई संभावनाएं बन जाती है, क्या कि हम इसको अगर डेल्टा में स्टार में यूज कर सकते हैं या इसको भी स्टार में यूज कर सकते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा में यूज कर सकते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टार में यूज कर सकते हैं, या इसको स्टार में कर सकते हैं, या इसको हम डेल्टा में कर सकते हैं, या दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा में यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो है इस तरह के कनेक्शन बन सकता है। क्लियर, इस तरह के क्या होगा, कनेक्शन बन सकता है जब हमारा ट्रांसफार्मर रहेगा, है ना। कि क्या कि हमारा तीन को प्राइमरी और क्या होगा, तीन को सेकेंडरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा ये संभावनाएं हो सकता है। तो हम एक दो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करके दिखाते हैं थ्री फेज का। बाकी हम क्या करेंगे, आगे हम जब कनेक्शन अलग से पढ़ाएंगे, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन थोड़ा सा बता रहे हैं कि जैसे ही आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात होगी तो ध्यान में रखना है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, आप क्या देख रहे होंगे, सर इसमें हमारा जो है तीन को तार आ रहा है, इधर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, नजर आ रहा है सबको दोस्त। तीन को तार इधर से आ रहा है और तीन को तार क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब स्टेप बात में स्टेप कवर हो बात की बात, लेकिन ये कंफर्म है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब इस थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कोई भी ये डेल्टा हो सकता है या स्टार भी हो सकता है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। तीन को तार ये निकलने वाला, अगर मान के चलिए
कि आपका ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, तो ये वाला इनपुट बन जाएगा, बनेगा ना। अगर हमारा जो है, अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये इनपुट होगा, और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। स्टेप डाउन सॉरी स्टेप अप रहेगा तो निम्न वोल्टेज लेकर के उच्च वोल्टेज देगा। तो हमारा जो उच्च वोल्टेज जो रहेगा उसका ये इसको बोलते हैं बुशिंग। क्या बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। ये जो बुशिंग है ये हमारा ज्यादा वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा होने का मतलब क्या है कि यहाँ से ज्यादा वोल्टेज निकल रहा है, अगर हम इसको एंट्री करा रहे हैं तो ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, ये बुश बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में भी कुछ बोलते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हाई वोल्टेज, हाई टेंशन, और ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है लो वोल्टेज। एक चीज और गौर से देखिएगा कि यहाँ पर एक और है ना, एक और है। हम ये नहीं बता रहे कि ये स्टेप डाउन ही या स्टेप अप है, हम एक समझा रहे हैं ये स्टेप डाउन भी हो सकता है। हम इसको क्या कर देते हैं कि आपका जो है इशारा हटा करके एरो चेंज कर दो। हम मान लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन। जैसे ये हम मान लेते हैं कि स्टेप डाउन, स्टेप डाउन है तो 11,000 आ रहा है, यहां से आ रहा है, और यहां से आपके घर में क्या हो रहा है, 220 वोल्टेज जा रहा है, और साथ साथ में अर्थिंग भी ले रहे हैं। तो देखिए कितना तार निकला है, 4 तार। यहां से कितना तार आ रहा है, 3 तार। इसका मतलब है कि ये डेल्टा कनेक्शन है, और अगर 4 तार निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझिएगा, स्टार। तो मतलब ट्रांसफार्मर में कितने कनेक्शन होता है, 2 कनेक्शन होता है। 2 वाइंडिंग है तो 2 कनेक्शन होगा। और आपसे पूछ ले कि मोटर में कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि उसमें एक ही वाइंडिंग होता है ना। भले उसमें और भी हम डिस्कशन करेंगे तो रनिंग वाइंडिंग और ये सब वाइंडिंग होगा, वो डिपेंड करेगा मोटर में। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो मोटर में एक ही वाइंडिंग होता है। यहाँ पर हमारा 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग अलग, सेकेंडरी वाइंडिंग का नाम अलग है और संख्या अलग है। संख्या में नहीं जाइएगा, संख्या भी पूछा है, लेकिन कितने तरह के वाइंडिंग होता है तो बोलिएगा 2 तरह के वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग मान के चल रहे। ये हाई वोल्टेज आ रहा है ना, और ये लो वोल्टेज निकल रहा है। ये हमारा 3 फेज का ट्रांसफार्मर का होता है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, वैसे हम आगे कनेक्शन ही बताएंगे, वहीं डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर का डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम लोग अगला ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ठीक है। व्यापारिक रूप से ट्रांसफार्मर, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना। तो अगला हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर को हम बात करते हैं व्यापारिक तौर पर। कौन सा ट्रांसफार्मर, व्यापारिक, कमर्शियल यूजेज, व्यापारिक के, है ना। अगला ट्रांसफार्मर व्यापारिक के आधार पर। तो इसमें 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक ट्रांसफार्मर का नाम है पावर ट्रांसफार्मर, और दूसरा ट्रांसफार्मर होता है जिसका नाम है वितरण। क्या बोलते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। अब इस दोनों के बारे में ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर। देखिए, हालांकि देखा जाए तो दोनों का संरचना समझ लेना, पार्ट है ना, देखने में या उसके अंदर में जो पार्ट्स लगा हुआ वो बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल कॉमन होता है, कोई अंतर नहीं। बस यूजेज के हिसाब से, कनेक्शन के हिसाब से और रेटिंग के हिसाब से खाली दोनों ट्रांसफार्मर क्या होता है, अलग होता है। हमारा पावर ट्रांसफार्मर का रेटिंग ज्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, कम होता है। पावर ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है वो 2000 केवीए से 20,000 केवीए तक होता है, ये याद रखना है। कितना, 2000 केवीए। केवीए का मतलब होता है इसका यूनिट है ट्रांसफार्मर का, केवीए रेटिंग है ये, है ना। 20,000 केवीए तक होता है, 2000 केवीए से लेकर के 20,000, और ये हमारा जो है 500 केवीए से लेकर के कितना, 2000 केवीए तक होता है।
कौन? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोनों का कनेक्शन भी अलग होता है। अगर हम पावर ट्रांसफार्मर की कनेक्शन की बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर में हमारा प्राइमरी में स्टार कनेक्शन होता है, जबकि सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका प्राइमरी में डेल्टा होता है और हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सेकेंडरी में क्या होता है? स्टार होता है। अगर यूजेज की बात करें कि कहाँ यूज करते हैं तो ये कारखाना में, इंडस्ट्री वगैरह में यूज करता है किसी पर्सनल जगह के लिए, और ये वितरण जो हुआ जैसे हम लोग अपने घरों में जो सप्लाई लेते हैं तो मोहल्ले के बाहर में ट्रांसफार्मर लगा होता है, वही हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये ध्यान में रखना। तो ये बेसिक सवाल था, लेकिन इससे ज्यादातर सवाल जो है आपके इसके पार्ट से पूछेगा। इसमें बहुत तरह के पार्ट्स होता है। वैसे सारे ट्रांसफार्मर में पार्ट्स होता है, लेकिन इसमें सारे पार्ट्स को हम बारी बारी से क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका जो है फिगर से ही देख लेते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर इसको देखें हम ये बोला देखो कि हमारा पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखने में दोनों क्या लगता है? कॉमन। उसका पार्ट्स वगैरह क्या होता है? सेम होता है। ये भी ध्यान रखना है कि पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो कितना फेज का होता है? तो 3 फेज का होता है। ठीक है, ऐसे लगभग देखा जाए। पहले हम बात करते हैं आपका बुशिंग के बारे में। तो देखिए ये आपका ये सब जो भी चीज बताएंगे ये दोनों ट्रांसफार्मर में बताएंगे, किसी सेपरेट के लिए नहीं बता रहे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता रहे हैं या पावर के लिए, ये दोनों के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए, ये आपका जो है ना, ये आपका जो है इसको बुशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरेमिक से बना होता है। ये आपका टर्मिनल भी बोला जाता है। ये टर्मिनल है, ये कॉपर का होता है। वैसे देखने में इसमें लग रहा है कि सफेद वाला है, ये कॉपर का होता है, हार्ड ब्राउन कॉपर। ये भी याद रखना है कि अगर ये बुशिंग हमारा छोटा है, क्या है? छोटा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा लो टेंशन है, मतलब कम वोल्टेज वाला है। अब जैसे दोनों तरह के ट्रांसफार्मर, चाहे हमारा जो है स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, दोनों में हमारा वही। अगर स्टेप अप की बात करें तो हमारा जो है जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा, प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। तो कम वाला में हम ये यूज करेंगे और ज्यादा वोल्टेज वाला में ये वाला यूज करेंगे, है ना। अब ये भी याद रखना है कि सर 3 को छोटा है और 4 को बड़ा है ना। यहाँ पे 3 को छोटा है और 4 को बड़ा है, तो मतलब ये समझना है कि ये 3 जो है ना ये डेल्टा कनेक्शन में है और ये 4 को बड़ा है तो क्या समझिएगा? स्टार कनेक्शन में। तो इसको हम लोग जो है बुशिंग बोलते हैं और ये हमारा जो है टर्मिनल है, टर्मिनल। तो ये हमारा अगर किसी को भी हम जो जिस टर्मिनल से करंट ट्रांसफार्मर में जा रहा है उसको प्राइमरी टर्मिनल बोलेंगे, और जिस टर्मिनल से हमारा करंट निकल रहा है, वोल्टेज निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी टर्मिनल। तो 2 तरह के टर्मिनल होता है। 2 तरह के क्या होता है? टर्मिनल होता है। जब 2 तरह के टर्मिनल होता है तो 2 बाइंडिंग भी होता है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। तो हम लोग 2 चीज के बारे में बात किया है। क्या? पहले हमने टर्मिनल की बात कर लिया, अब हमने क्या बात कर लिया? बाइंडिंग के भी बारे में बात किया कि 2 तरह के बाइंडिंग होता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें अगर हम इसके पार्ट्स की अगर बात करें, ठीक है, ऐसे हम पहले छोटा छोटा वाला पार्ट सारा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इसमें देखिए तो साफ नहीं मिल रहा है।
इसी को देखिए, इसमें बहुत सारा फिगर चीजें हैं। जैसे देखिए, ये तो हम बुशिंग के बारे में बात कर लिया। ये हमारा इसमें क्या है, कोर है, और कोर में क्या किया हुआ है, बाइंडिंग किया हुआ है। इसमें एक चीज और देखना है कि आपका ट्रांसफार्मर टैंक होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर टैंक होता है। जैसे देखिए, इसमें क्या होता है, तेल डाला हुआ होता है ट्रांसफार्मर तेल। इसमें भूगोल से लेके बात कर रहे हैं, पहले हम फिगर को ला लेते हैं, ठीक है। इसी को दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये जो हमारा है, ये जो बड़ा सा टंकी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक टंकी। ये हमारा जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। किस चीज का बना होता है, माइल्ड स्टील का, चदरा से बना होता है, ठीक है। और इसी के साइड में हमारा जो है कूलिंग पाइप या हमारा जो है रेडिएटर लगा होता है, ठीक है। कूलिंग पाइप हो या रेडिएटर लगा होता है, ठीक है। तो हम ये अगर पहले हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो जो पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन सा पार्ट होता है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर के बारे में, ठीक है, कोर के बारे में। उसके बाद हमारा जो है प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है, और देन हमारा जो है सेकेंडरी, बाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। फिर हमारा होता है ऑयल टैंक, ठीक है। फिर हम कहेंगे प्राइमरी टर्मिनल। फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी टर्मिनल, ऑयल इनलेट वाल्व। फिर हमारा जो है ऑयल आउटलेट बल्ब, ठीक है, ऑयल इनलेट बल्ब, आउटलेट वाल्व। फिर हम लोग बात करेंगे कूलिंग पाइप, और देन हमारा जो है फिर क्या है, ऑयल गेज, ऑयल गेज। पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे है, इसमें हमारा लगभग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आपका 20 पार्ट के करीब है। तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ क्या है, नॉर्मली हम लोग जानकारी होना चाहिए। कोर के बारे में हम लोग जो है पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हमने मतलब इससे पहले स्टार्टिंग में डिस्कशन किया है कि हमारा बाइंडिंग जो होता है वो कहाँ होता है, कोर में होता है। क्या होता है, कोर में। और कोर हमारा किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है, वो पत्ती नंबर। हमने जो है बाइंडिंग के भी बारे में बात कर ली है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। जिस बाइंडिंग में हमारा सप्लाई आता है उसको प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं, और जिस बाइंडिंग में हमारा सप्लाई लेते हैं मतलब निकलता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी। जिसमें हमारा तेल डलाता है ट्रांसफार्मर में। अब हम लोग हालांकि तेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एक टंकी होता है बड़ा सा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑयल। जिसके द्वारा हम सप्लाई देते हैं जिस टर्मिनल के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी टर्मिनल। और जिसके द्वारा हम टर्मिनल के द्वारा लेते हैं करंट, उसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी। कई बार होता है ऐसा कि ट्रांसफार्मर में तेल डालने की जरूरत पड़ता है ना, ट्रांसफार्मर में ऑयल डालने की जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसके माध्यम से तेल डालते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑयल इनलेट वाल्व। और जिस माध्यम से तेल क्या करते हैं, निकालते हैं, उसी को बोलते हैं ऑयल आउटलेट वाल्व। ट्रांसफार्मर में हीट बहुत ज्यादा पैदा होता है। जब ये ट्रांसफार्मर काम करता है, जब इस पे लोड बढ़ता है, तो बाइंडिंग के द्वारा क्या होता है, हीट पैदा होता है। बाइंडिंग के द्वारा क्या पैदा होता है, हीट पैदा होता है। और हीट की वजह से क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर में तेल डालते हैं वो ट्रांसफार्मर का तेल क्या होता है, गर्म होता है। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर का तेल जो है 20 डिग्री सेल्सियस से
आपका 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। और हमारा ट्रांसफार्मर का मेन अगर प्रॉब्लम है, मेन अगर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट या दोष पैदा होता है तो इसमें हीट पैदा होने की वजह से होता है। हमें ये पहला प्रायोरिटी रखना है, मतलब पहले ही हमें कोशिश करते रहना है कि ट्रांसफार्मर में किसी तरह से हीट पैदा नहीं हो। ट्रांसफार्मर में अगर हीट पैदा होगा तो ट्रांसफार्मर को क्या करेगा, नुकसान कर सकता है। तो हमें हमेशा ख्याल रखना होता है कि ट्रांसफार्मर का तेल को हम ठंडा कर लें। तो एक तो हम लोग नेचुरल, हमें कुछ बाहर से नहीं, ट्रांसफार्मर का डिजाइन ही वैसा करते हैं कि इसमें हमारा हीट पैदा अगर हो रहा है तो वायुमंडल की वजह से क्या हो, तेल ठंडा होता है। जैसे एग्जांपल्स में हम आपको ऐसे समझाए कि ये ट्रांसफार्मर का टंकी है और इसमें हमारा कोर है और बाइंडिंग है और पूरा हमारा क्या होता है, ये तेल अंदर भरा हुआ है। तो हम लोग जो है ऐसा पाइप मेंशन कर देते हैं ट्रांसफार्मर, पहले पाइप लगा होता था, अब तो हमारा रेडिएटर होता है। ऐसे पाइप लगा पहले लगा होता था पुराना ट्रांसफार्मर में, आज भी कहीं कहीं ट्रांसफार्मर में ऐसे मिलता है, ठीक है, कि ऐसे दोनों तरफ से है ना ढेर सारा पाइप लगा होता है, ऐसे लगा होता है, देखते होंगे है ना। तो ये क्या करता है पाइप के द्वारा कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर में तेल गर्म हो, और आपको पता है कि कोई भी पदार्थ अगर गर्म होता है तो क्या होता है, हल्का होता है। तो तेल गर्म होने के बाद हल्का होता है, तो ये पाइप के द्वारा क्या होता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये वायुमंडल के मतलब यहाँ अगर मान के चलिए कि 60 डिग्री टेम्परेचर हुआ, इधर आप हमारा जो है 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा वायु की वजह से क्या होगा, ठंडा होता रहेगा। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसे क्या करते हैं, डिजाइन ही करते हैं कि अपने से क्या हो, ठंडा हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कूलिंग सिस्टम। नेचुरल मतलब अपने से क्या होता रहे, ठंडा होता रहे। चलिए तो हम लोग जो है नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। अगला हमारा है ना, कहां तक हो गया जी, बैठ नहीं जा रहा हूं। हाँ, तो हमारा इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूलिंग पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलिंग पाइप, जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर का तेल क्या हो, ठंडा हो। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट भी लगा होता है, एक डिवाइस मतलब इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल गेज बोलते हैं। ये क्या करता है कि ट्रांसफार्मर में जो तेल डालते हैं, ट्रांसफार्मर का तेल का लेवल बताता रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलिंग ऑयल गेज बोलते हैं। मतलब ऑयल गेज क्या करता है, ट्रांसफार्मर का तेल को लेवल बताता रहता है ना। तो ये कुछ भाग है। अगला जो हमारा भाग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कई बार क्वेश्चन जनरेट किया हुआ है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अगला पार्ट के बारे में, ठीक है। इसमें हमारा जो है एक्सप्लोजन वैट, अगला हमारा क्या है, एक्सप्लोजन वैट, है ना। दूसरा क्या है, ब्रीदर, तीसरा क्या है, कंजर्वेटर, अगला क्या है फिर बकोन्स रिले, ठीक है, और टैपिंग स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर के लिए। ये क्या है, ट्रांसफार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन जनरेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लोजन वैट के बारे में। एक्सप्लोजन नहीं, इससे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटर के बारे में। हम ट्रांसफार्मर के एक इमेज निकाल देते हैं, उसमें देखिएगा कि कंजर्वेटर हम लोग किसको बोलते हैं। ये है कंजर्वेटर, ट्रांसफार्मर का हमारा जो है, ट्रांसफार्मर का ये आपका मेन है। हालांकि इसमें लिखा उसमें मत जाइएगा, हमको दिखाना कोई और है। ये ट्रांसफार्मर के ऊपर में एक और क्या लगा होता है, टंकी लगा होता है, छोटा वो टंकी, देखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंजर्वेटर। ट्रांसफार्मर के ऊपर में एक और टंकी लगा होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कंजर्वेटर बोल देते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग चल जाते हैं कि कंजर्वेटर का क्या काम, हमने दिखा दिया आपको, ठीक है।
कंजर्वेटर का क्या काम है? ये आपका मेन टंकी है और मेन टंकी को एक छोटा टंकी से जोड़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर बोलते हैं। तो कंजर्वेटर देखिए, मेनली ट्रांसफार्मर में जो मेन टंकी है वो पूरा बाइंडिंग को डुबाए रखता है और उसके बाद तेल भरा होता है और साथ साथ में कंजर्वेटर में भी आधे स्तर तक तेल डूबा रहता है। तो सबसे पहला काम ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा हीट पैदा होगा। हीट पैदा होने के वजह से तेल जो है कभी गर्म होता है और गर्म होता है तो उसके आयतन में क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो हमारा ये ऑलरेडी पूरा फूल है तेल से, तो बढ़ेगा तो कहां जाएगा? तो बढ़ेगा तो तेलवा हमारा जो है ये छोटका टंकिया में चला जाएगा, इसको हम कंजर्वेटर बोलते हैं। या ठंडा के समय में अगर मान के चलिए दिसंबर है, जनवरी है, उस वक्त तेल क्या रहता है? ठंडा रहता है। और ठंडा होने से कोई भी पदार्थ क्या होता है? खास करके लिक्विड चीज सिकुड़ता है। तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा? इसमें तेल और चाहिए, जगह खाली हो जाएगा, हमें खाली जगह नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है? कंजर्वेटर इसको आपूर्ति करता है। इसको क्या करता है? आपूर्ति करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में जब तेल गर्म होता है तो फैलता है, या जब तेल ठंडा होता है तो सिकुड़ता है, जिसकी वजह से तेल को मतलब बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ता है और कभी उसमें डालने की आवश्यकता पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? जब ठंडा होगा तो तेल बाहर से डालेंगे, तो हम उसको जो है एक छोटा ऊपर टैंक लगा देते हैं, जो जब जैसा चाहे वैसा आपूर्ति करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यही काम है हमारा क्या है? कंजर्वेटर। मतलब इसको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे ये क्या करता है? आपूर्ति करता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर। हिंदी में इसको संरक्षक बोलते हैं, है ना? कई बार इसे सवाल पूछा हुआ है। तो कंजर्वेटर का क्या काम है? तो बोलिएगा मेन टंक का तेल का स्तर घटता बढ़ता रहता है, तो उसको क्या करता है? ये आपूर्ति करता रहता है। क्या बोलता है? आपूर्ति करता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लोजन वैल्व के बारे में। क्या बात करेंगे? एक्सप्लोजन वैल्व के बारे में। ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर का एक सुरक्षा युक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर ये हमारा ट्रांसफार्मर में नहीं लगा रहे तो इससे क्या होगा? ट्रांसफार्मर का नुकसान हो सकता है। ट्रांसफार्मर का क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। जैसे फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है? तो यही ट्रांसफार्मर का ये जो है आपका, ठीक है, ये जो आपका है ये एक्सप्लोजन वैल्व। क्या है? एक्सप्लोजन वैल्व। एक्सप्लोजन वैल्व में यहाँ पर ये वाला पोर्शन को ऐसे दिखाया गया। ये बेसिकली यहाँ पर जो है डायफ्राम पतला सा लगा होता है, डायफ्राम, है ना? तो उसको हम जूम करके दिखाया गया है। यही हमारा एक्सप्लोजन वैल्व का आगे वाला पोर्शन। किसी कारण के वजह से, कारण क्या? मेनली दोष ही होता है इसमें ट्रांसफार्मर तेल। ऐसे हमारा जो है किसी कारण की वजह से ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा दोष पैदा हो रहा है। बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? दोष पैदा हो रहा है, हीट पैदा हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट करने से क्या होता है? बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ट्रांसफार्मर में फट जाएगा, वहां के इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं उसको भी नुकसान हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट होने से पहले हमारा क्या होता है? ये एक्सप्लोजन वेट क्या होता है? ब्लास्ट कर जाता है। जिसमें गैस या प्रेशर या दबाव बना हुआ वो क्या कर देता है? इसे रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? इसको रिलीज कर देता है। मतलब ट्रांसफार्मर जो है ब्लास्ट ना हो तो पहले इसमें से गैस का प्रेशर क्या होता है? रिलीज करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजन वेट। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन वेट। बेसिकली ये क्या है? ट्रांसफार्मर का सुरक्षा युक्ति है। कई बार सवाल पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कि हमारा इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो ट्रांसफार्मर को सुरक्षा देता है या सुरक्षा पर्पस के लिए लगाया जाता है। इसमें दो ऐसा पार्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सुरक्षा पर्पस से लगाया जाता है। एक पार्ट हमारा जो है एक्सप्लोजन वेट है और दूसरा हमारा है बकोर
मिले, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा एक्सपोजर वेट कहाँ लगता है, ये मेन टंकी है और मेन टंकी से एक पाइप गया हुआ है कंजर्वेटर के लिए। कहाँ गया है, कंजर्वेटर के लिए। तो जहां पर ये कंजर्वेटर का पाइप गया, उसी पाइप पर हमारा जो है ये वाला फिट होता है। अलग अलग ट्रांसफार्मर का डिजाइन होता है तो अलग अलग नजर आएगा। कहीं पे एक्सपोजर वेट हमारे इसके जस्ट सामने, सॉरी कंजर्वेटर इसके जस्ट ऊपर सामने होता है, कहीं पर तिरछा होता है। बड़ा साइज का है तो अलग लगा दिया है। तो याद रखना है आपको कि हमारा एक्सपोजर वेट कहाँ लगा होता है। तो याद रखना है कि मेन टंकी से जुड़ा कंजर्वेटर और कंजर्वेटर के पाइप पर ही क्या होता है, लगा होता है। क्लियर हो? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे है ना, अगला हमारा ये बात करेंगे। अगला क्या है देखिएगा तो, है ना, एक्सपोजर वेट हो गया और क्या हो गया, कंजर्वेटर हो गया। अब हम बात करेंगे बकोल्स रिले के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इमेज लाकर दिखाता है आपको कि बकोल्स रिले क्या होता है। इसको देखिए, ये है आपका बकोल्स रिले। ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर, ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है और ये कंजर्वेटर है। तो ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक के